अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। यार वीज़ा कैसे लगता है पाकिस्तान में? वीज़ा एक बहुत ही बड़ा हवा है। सबको होता है यार वीज़ा आ जाए किसी तरह से, या कि यार वीज़ा नहीं लग रहा। मैं कोई प्रोफेशनल कंसल्टेंट या कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ। मैं नेदरलैंड्स में जॉब करता हूँ। मैं यूएस गया था पढ़ाई के लिए, यूरोप आया था पढ़ाई के लिए, यहाँ पे जॉब करता हूँ। तो मेरा कोई वीज़े चक्कर नहीं है। लेकिन ये कि मैं बहुत सारे वीज़े अप्लाई कर चुका हूँ अपने लिए, डिफरेंट टाइप्स के वीज़े भी अप्लाई कर चुका हूँ। तो मोर लेस मुझे पता है कि किस वीज़े के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए हो सकते हैं और वीज़े का प्रोसेस कैसे स्टार्ट करना चाहिए। तो वीडियो पूरी देखिएगा, वीडियो लंबी हो सकती है एंड आई एम सॉरी कि 5-6 मिनट की वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन हर दफा नहीं कवर की जा सकती। तो जब आपके पास टाइम हो तब ये वीडियो देखिएगा, या इसको सेव कर लें बाद में देखिएगा। इस वीडियो के देखने के बाद आपको पूरा जो प्रोसीजर है वीजे का वो समझ में आ जाएगा कि वीजे का प्रोसेस जब आपने किसी भी कंट्री में जाना है तो शुरू कैसे करना है, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे, ड्यूरेशन कितनी हो सकती है, आपको अपने आप सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। एंड आई एम होपफुल कि अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, आपको अगर इंग्लिश आती है थोड़ी बहुत, तो आपके बाद से आप अपने वीजा खुद से अप्लाई कर सकते हैं। आपको वीजा एजेंट जो है इस तरह के लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वीजा होता क्या है। इसको बिल्कुल आप ऐसे ले लें कि अगर आप कहीं पे सैर करने जा रहे हैं किसी पार्क वगैरह में, तो वो आपसे कहते हैं कि भाई टिकट दिखाओ वरना आपको एंटर नहीं होने देंगे। तो वीजा इज जस्ट काइंड ऑफ अ टिकट जो आपको किसी और मुल्क में एंट्री के लिए इजाजतनामा है एक तरह का। क्योंकि ज़ाहिर है बॉर्डर्स हैं, तो हर मुल्क ने अपना एक रूल रखा है कि अच्छा भाई फलाने एरिया से फलाने एरिया में कोई नहीं जा सकता। तो इस तरह का एक चेक है, बिल्कुल ऐसे जिस तरह आपके अपने मुल्क के अंदर भी चेक्स होते हैं कि अगर आपने लेट्स से कि बहरिया टाउन में एंटर होना है तो बाहर गार्ड खड़े होंगे, आपसे पूछेंगे भाई किधर जा रहे हो, आपको कुछ ना कुछ बताना पड़ता है, वजह बतानी पड़ती है। लेकिन क्या आपको ऐसे ही चेक से कहीं और से गुजरना पड़ता है? आई डोंट थिंक सो। या मतलब और बहुत से एरियाज में आपको ऐसे चेक्स नहीं होने पड़ते। तो डिपेंड करता है, जाहिर सी बात है डिफरेंट एरियाज के ऊपर रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं। वो नहीं चाहते कि अनवांटेड लोग या ऐसे लोग जो कि यहाँ आके खराबी पैदा कर सकते हैं वो हमारे मुल्कों में आए। तो इसलिए वीजे का जो ये चीज़ है ये जाती की थी जो कि आपके पासपोर्ट के ऊपर लगता है। तो पासपोर्ट ज़ाहिर आपके पास होना जरूरी है, लेकिन और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आगे आपको समझ में आ जाएगी। फिर ये कि पाकिस्तान में वीजा इतना बड़ा हवा क्यों है, क्यों पाकिस्तान में हर कोई बस उसको वीजे की पड़ी होती है। मुझे अभी भी याद है जब मैंने अमेरिका जाना था, तो जिसको भी मैंने बताया कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ तो सबसे पहला सवाल ये होता था कि वीजा आ गया, वीजा आ गया, वीजा आ गया। तो मतलब मुझे तब भी समझ में नहीं आता था कि आखिर वीजा इतनी बड़ी टेंशन क्यों है। तो अब मुझे समझ में आता है कि वीजा इसलिए इतनी बड़ी टेंशन है क्योंकि पाकिस्तान से जब लोगों ने सबसे पहले बाहर के मुल्कों में जाना शुरू किया तो वो वर्कर्स थे जो कि अरब ममालिक में ज्यादातर जाके एज अ मजदूर या लेबर काम करते थे। अब क्योंकि आप किसी और मुल्क में एज अ लेबर जा रहे हैं, आपके पास एजुकेशन नहीं है, आप हाईली स्किल्ड नहीं है, तो उनको ये चीज होती थी कि जो भी लेबर आएगा यहाँ पे उसने आके काम करना है। तो दे नीडेड टू मेक श्योर कि अच्छा यार जो बंदा आ रहा है इसकी सेहत ठीक हो, इसकी उम्र ठीक हो, चाइल्ड लेबर ना करवा लें कहीं किसी। क्योंकि ऐसा होता था पहले पहले दौरों में कि मतलब बंदे की एज जो है वो 16 साल है तो उसको 18 का दिखा के 20 का दिखा के तो भेज देना। तो उस टाइम पे वीजा रिजेक्ट हो जाया करता था कि बंदा कोई भी डिमांड नहीं मीट कर रहा तो वीजा रिजेक्ट हो जाना। तो लोगों को बस तब से है कि यार वीजा लग जाए। फिर आपके आ जाते हैं एजेंट, कि जाहिर सी बात है अवाम ज्यादातर अनपढ़ है, इनको तो पता कुछ नहीं है। एजेंट बैठे हैं जिनको पता है कि अच्छा यार क्या क्या करना है, तो वो एजेंट आके अपना जनाब वही इन्फॉर्मेशन जो आप खुद भी चेक कर सकते हैं वो एजेंट आपको चेक करके देगा और आपके ब्याज पे वीजा अप्लाई कर देगा। आपका वीजा लग गया, ना लगा ना सही। और एजेंट आपसे ढेर सारे पैसे जो है वो ठग लेते हैं। अब पिछले 6-7 साल से पाकिस्तान में स्कॉलरशिप्स का एक बहुत ही ज्यादा रुझान पैदा हुआ है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ज़ाहिर अब लोग पढ़ाई की तरफ आ रहे हैं, हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं। फिर आप लोग जो है स्कॉलरशिप्स के लिए दूसरे मुल्कों में जाते हैं, तो स्कॉलरशिप वालों की तरफ से आपको रेयरली ही सुनने को मिलेगा कि किसी की स्कॉलरशिप लग गई लेकिन उसका वीजा फिर अप्रूव नहीं हुआ। वीजा डिले हो सकता है लेकिन स्कॉलरशिप के केस में वीजा रिजेक्शन से केसेस बहुत ही कम सुनने में मिलते हैं। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे कि स्कॉलरशिप्स वालों के वीजे क्यों ज्यादा लग जाते हैं। लेकिन इसके बरक्स आपने ये जरूर सुना होगा कि कोई बंदा जो है वो पढ़ाई के लिए किसी और मुल्क में जाना चाहता है अपने खाते अपने मतलब सेल्फ बेसिस पे कि उसने सारा अपना खर्चा खुद उठाना है। लेकिन ऐसे बहुत से केसेस हैं कि ऐसे केसेस में वीजा जो है वो रिजेक्ट होते आए हैं और होते रहेंगे आगे भी। तो आखिर क्या फर्क है कि स्कॉलरशिप वालों के वीजे रिजेक्ट नहीं होते और दूसरों के होते हैं, तो ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। वीडियो फिर कह रहा हूँ पूरी देखिएगा, वीडियो में आपको बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं कि वीजा चाहिए क्यों होता है, कि वीजा क्या होता है ये तो बता दें लेकिन चाहिए ही क्यों है। देखो अब आप पाकिस्तान से डिफरेंट मुल्कों में अगर आप सोचें कि लेट्स से कि अगर आपको पाकिस्तान से थाईलैंड जाना है, या आपको पाकिस्तान से दुबई जाना है, या आपको पाकिस्तान से यूके जाना है, या आपको पाकिस्तान से अमेरिका जाना है, ये तो आप खुद भी सोच सकते हैं कि मुख्तलिफ मुल्कों में जाने के लिए आपको मुख्तलिफ तरह के वीजे चाहिए होंगे। और अगर आपको एक ही वीजा लेट्स से कि आपको टूरिज्म के लिए, सैर तफरीह के लिए इन मुल्कों में जाना है, तो थाईलैंड जाने के लिए आपको मुख्तलिफ किस्म के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, यूके जाने के लिए मुख्तलिफ, दुबई के लिए मुख्तलिफ, अमेरिका के लिए बहुत ही मुख्तलिफ। तो आखिर ये मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्यों रखी गई? कोई मुल्क आखिर कैसे डिसाइड करता है कि उन्होंने किस मुल्क के लिए क्या जो कंडीशंस हैं वो रखनी है?
क्यों वहाँ का मुल्क जो है किसी और मुल्क को फेवर देता है जब उनके डिप्लोमेटिक ताल्लुकात अच्छे होते हैं। जिसमें एक छोटी सी मिसाल ये शेयर करता हूँ कि जब हम बेल्जियम में रहते थे तो तब हमारी जो हाउस ओनर थी वो बेल्जियन नेशनल थी। बेल्जियंस जो हैं वो अमेरिका में 6 महीने विदाउट इवन वीजा रह सकते हैं, कि मतलब अगर उन्हें अमेरिका जाना है तो क्या करना है, अपना पासपोर्ट पकड़ना, टिकट बुक करनी है और अमेरिका निकल जाना है। कोई उन्हें 3-3 महीने 6-6 महीने वीजे का नहीं इंतजार करना, कोई पाकिस्तानियों की तरह उन्हें 100 डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोवाइड करने। तो ये जो डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हैं ये कैसे डिफाइन करते हैं कि कौन सा वीजा कहाँ पे चाहिए, कैसे चाहिए, इसकी मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं कि लेट्स से एक शहर है या एक कह लें कि बहुत बड़ा एरिया जहाँ पे मुख्तलिफ तरह के लोग रहते हैं। एक एरिया बहुत अमीर है, उसके साथ एक और एरिया अमीर है, फिर एक और एरिया अमीर है, फिर एक एरिया जो कि जरा गरीबों का है, फिर एक एरिया आता है जहाँ पे क्राइम बहुत ज्यादा है, जराइम पेशा अफराद बहुत ज्यादा है, फिर एक एरिया आता है जो कि सैर तफरी के लिए बहुत अच्छा है। तो ये मुख्तलिफ एरियाज हैं। अब अगर एक अमीर बंदे ने दूसरे अमीर बंदे की तरफ जाना है तो उन्हें पता है कि हाँ यार ये हमारे जैसे हैं, ये यहाँ आके कोई खराबी पैदा नहीं करेंगे, तो वो उनको कहते हैं हाँ यार आप आ सकते हो, आपके लिए कोई इतनी खास सख्तियां हमने नहीं रखी हुई। लेकिन अगर एक गरीब या जराइम पेशे अफराद से जो एरिया वहां से कोई फर्द अगर अमीरों के एरिया में जाना चाहता है तो वो बहुत ज्यादा चेक एंड बैलेंस करने वाले हैं कि कौन हो, कहाँ से आ रहे हो, क्यों आ रहे हो, क्या करना है, वापस कब जाओगे। तो इस तरह के ढेर सारे सवाल आते हैं। तो दुनिया में भी ऐसा ही चलता है, मुख्तलिफ मुल्कों के आपस में मुख्तलिफ तरह के जो इनके डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हैं उनकी बिना पे वो डिसाइड करते हैं कि अच्छा हमने कैसे ट्रीट करना है। और एक बड़ी ही अहम ये जो मुल्क है ना, बड़ी अहम ट्रिक यूज करते हैं वीजे के लिए, वो भी मैं आपके साथ आगे डिस्कस करता हूँ। आगे जाने से पहले ये देख लें कि वीजे की टाइप्स कौन सी होती है, कि वीजा कितनी किस्म का मिल सकता है आपको। सबसे पहला सबसे कॉमन वीजा जो सारे पाकिस्तानियों को पता है वो है वर्क वीजा, कि आप किसी दूसरे मुल्क में काम करने जाते हैं, वहां रह के आप काम करते हैं तो उसका आपको वर्क वीजा या वर्क परमिट जिसे कहते हैं वो आपको मिलता है। फिर आता है उसके बाद जो सेकंड मोस्ट फेमस वीजा पाकिस्तानियों का है वो है जी स्टूडेंट वीजा, कि जी स्टडी के लिए आपने किसी और मुल्क में जाना है, वहां रह के आपने पढ़ाई करनी है, आपको वीजा चाहिए। उसके बाद आपके पास आता है विजिट वीजा या टूरिज्म वीजा, कि आपने किसी मुल्क में जाना है 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए, महीने के लिए, मे बी अगर आपके पास बहुत पैसा है, घूमना फिरना वापस आ जाना अपने मुल्क में, वो आपका टूरिस्ट वीजा हो गया। फिर आता है आपका बिजनेस वीजा। बिजनेस वीजा ये है कि आप काम के सिलसिले में किसी और मुल्क में जाते हैं, कि मतलब आपकी अपनी एक जॉब है कहीं पे, उस जॉब से काम के सिलसिले में आपने दूसरे मुल्क में जाना है, बिजनेस के लिए काम के लिए आप गए हैं, अपना काम किया और आप वापस आ गए। फिर आगे आता है आपका स्पाउस या फैमिली वीजा। फैमिली वीजा ये है कि आपके हस्बैंड या वाइफ किसी और कंट्री में हैं, आपको क्योंकि उनके साथ रेजिडेंस रखनी है तो आप उनके बिहाफ पे वीजा अप्लाई करते हैं, वहां जाके उनके साथ रहते हैं, आपका स्पाउस या फैमिली वीजा ये हो गया। और लास्ट आपका आता है रेफ्यूजी या असाइलम वीजा। रेफ्यूजी या असाइलम वीजा वो होता है कि जब आप एक दूसरे मुल्क में जाते हैं, वहां जाके कहते हैं कि भाई मुझे आपके मुल्क में रहना ही रहना है, मैं अपने मुल्क में वापस नहीं जा सकता, वहां मेरी जान को खतरा है, वहां ये है, वहां वो है। और फिर वो आपका सारा चेक करके आपको कह सकते हैं कि ठीक है यार आप डिजर्व करते हो, चलो आप रह लो हमारे मुल्क में, वो आपका असाइलम में रेफ्यूजी वीजा होता है। अब हम अगली बात करते हैं कि वीजा मिलता कहाँ से है। ठीक है, कि मिसाल के तौर पे आप इसकी एग्जांपल ऐसे ही ले सकते हैं ना, कि जिस तरह मैंने पहले पार्क का कहा था कि आपने किसी पार्क में एंटर होना है तो वो कहते हैं टिकट दिखाओ, या इस तरह से आपने मूवी थिएटर में जाना तो कहते हैं टिकट दिखाओ। तो वहां पे जो भी बंदा आपकी टिकट चेक कर रहा है उससे पहले कोई टिकट देने वाला भी मौजूद होना चाहिए ना, कि किसी से टिकट लेंगे तो आगे जाके टिकट दिखाएंगे। तो इसी तरह से जिस भी मुल्क में आपने जाना है उस मुल्क के रिप्रेजेंटेटिव्स आपके मुल्क में मौजूद होते हैं, जिनको हम एम्बेसियां या कॉन्सुलेट्स कहते हैं। अब हर मुल्क की एम्बेसी या कॉन्सुलेट हर मुल्क में मौजूद नहीं होती। कुछ मुल्कों का आपस में बड़ा पक्का किस्म का फड्डा आता है, जिस तरह पाकिस्तान और इजराइल है, एक दूसरे को एक्सेप्ट, पाकिस्तान ने इजराइल को एक्सेप्ट नहीं किया तो पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे इजराइल नहीं जा सकते। एंड ऑफ द मैटर कि भाई जा ही नहीं सकते, बात खत्म। लेकिन ज्यादातर मुल्कों की जो एम्बेसियां हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, कुछ मुल्कों की एम्बेसियां मौजूद नहीं भी हैं, तो उन मुल्कों का वीजा लेने के लिए आपको किसी और मुल्क में पहले जाना पड़ेगा। तो ये जाहिर सी बात है डिफरेंट आपको चीजें चेक करनी पड़ेंगी कि आपने किस मुल्क में जाना है, आया कि उस मुल्क की एम्बेसी वगैरह आपके मुल्क में मौजूद है या नहीं है। अगर है तो क्या वो एम्बेसी डायरेक्ट एप्लीकेशंस लेती है या किसी और इदारे के थ्रू लेती है, क्योंकि ऐसा भी होता है कि आपने लेट्स से कि आपने शादी करनी है मिसाल के तौर पे, अब आप अगर चाहें तो खुद भी बाजार जाके तो आप टेंट भी अलग से ले सकते हैं, देगों वालों को आप अलग से बुला सकते हैं, वो जगह अलग से रेंट कर सकते हैं। जाहिर सी बात है ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। लेकिन जो अमीर लोग हैं वो क्या करते हैं जी, इवेंट प्लानर को बुला लो, इवेंट प्लानर को बुलाया, भाई हम ये सब कुछ चाहते हैं, हम आपको पैसे देंगे, जो अरेंजमेंट करनी है सब आपने करनी है। क्यों ऐसा करते हैं कि आपकी हेडेक कम हो जाती है। कुछ एम्बेसियां जो हैं उन्होंने ऐसी जो थर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया होता है कि भाई हमारे तक जितनी वीजा एप्लीकेशन आएंगी पहले आपने उनकी स्क्रीनिंग करनी है, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं आपने उनके मुताबिक पहले उन एप्लीकेशन को चेक करना है। अगर वो एप्लीकेशन मुकम्मल होंगी तो ही आपने हमारे तक भेजनी है, क्योंकि हमारे पास इतनी हेडेक हम नहीं लेना चाहते कि हमारे पास हजारों की तादाद में एप्लीकेशन आए और हम आपको बदले में इतने पैसे देंगे। पाकिस्तान में बहुत ही एक जो फेमस है वो AEG की मेरे ख्याल से एक इदारा है, ये काफी जो डिफरेंट कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज खासकर, इनके वीजा वगैरह को डील करता है। अब ये आपको वीजा कहाँ से लगना है तो पता चल गया। वीजा लगने के लिए सबसे जरूरी चीज पासपोर्ट होना जरूरी है, वो आपको सबको पता है। हम आगे बात करते हैं, मैं थोड़ी सी आपके साथ अब एग्जांपल शेयर करता हूँ।
एग्जांपल्स मेरी अपनी है, लेकिन ये एग्जांपल शेयर करने का मकसद ये है कि आपको समझ में आ जाएगा कि किस कंट्री से किस कंट्री में जाने के लिए और जिस मकसद से जाना है उस मकसद पे जाने के लिए आपको किस तरह के डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होंगे और आपके जो अप्रूवल के चांसेस हैं वो कितने कम या ज्यादा हो सकते हैं। सबसे पहले चीज, जिस तरह मैंने बताया, मेरा सबसे पहला जो जिंदगी का पहला वीजा था वो अमेरिका का लगा था। अमेरिका में गया था पढ़ाई के लिए। अब अमेरिका और पाकिस्तान का ताल्लुक बड़ा आपको पता है, अमेरिका का पाकिस्तान का नहीं, अमेरिका का और सारे ही जो डेवलप कंट्रीज हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, इनके ताल्लुकात आपको पता है बड़े खट्टे मीठे से हैं। हालांकि अमेरिका का बाकी यूरोपियन ममालिक या जो बाकी मगरबी ममालिक हैं उनसे ताल्लुकात बहुत डिफरेंट है। अब वो मामला ये है कि क्योंकि पाकिस्तान को टेररिज्म के साथ भी काफी ज्यादा रिलेट किया जाता है, तो अमेरिका ने हमेशा ये मेक श्योर करना है कि जो भी पाकिस्तानी पाकिस्तान से अमेरिका आ रहा है वो अमेरिका में आके खराबी पैदा करने की कोशिश ना करे। और ये तो जाहिर सी बात है, हर किसी का यही माइंडसेट होगा ना, कि जिस तरह मैंने वो एरिया की एग्जांपल दी है कि जो अमीर एरिया है वो कोशिश करेंगे कि यार ये जो जराइम पेशा अफराद हैं यहाँ पे, ये अगर हमारे एरिया में आते हैं तो कोई खराबी वगैरह ना पैदा करें आके ना। कि इसी तरह से जो जितने भी पावरफुल मुल्क हैं, तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, उनकी कोशिश होती है कंट्रोल करना ज्यादा से ज्यादा कि जो भी लोग उनके मुल्क में आ रहे हैं वो आगे कोई खराबी पैदा ना करें। अब अमेरिका ये चीज मेरे केस में कैसे श्योर कर सकता था? सबसे पहला सवाल, हाँ भाई किधर आ रहे हो? जी मैं पढ़ने आ रहा हूँ आपके मुल्क में, मुझे स्कॉलरशिप मिली है, एक्सचेंज प्रोग्राम पे आ रहा हूँ। अच्छा कौन सा एक्सचेंज प्रोग्राम है भाई? ये जी आप ही की एक एजेंसी है, इनके जरिए जो आपकी ग्लोबल यूग्राड का प्रोग्राम है ये आप ही ऑफर कर रहे हैं, इसी में मैं सिलेक्ट हुआ हूँ और मैं आ रहा हूँ। अच्छा सबूत क्या कि आप सिलेक्ट हुए हो? ये जी मेरा लेटर है कि मैं सिलेक्ट हो चुका हूँ, ऑफिशियल कैंडिडेट। वो उनके साथ डबल चेक करेंगे, हाँ भैया आपने भेजा? हाँ जी हमने भेजा। ठीक है भाई आप सिलेक्टेड हो। अच्छा यार आपके पास पैसे हैं, अमेरिका में तो आ रहे हो, आपका मुल्क बड़ा गरीब है, हम तो बड़े अमीर लोग हैं यहाँ पे, तो रहोगे कैसे, खाओगे कैसे, कैसे सर्वाइव करोगे? जी जी हैं पैसे, आप ही तो स्कॉलरशिप दे रहे हैं मुझे। अच्छा लेटर में पढ़ा, हाँ स्कॉलरशिप है, ठीक है पैसे तो हैं आपके पास। अच्छा अच्छा ठीक है। वहां से डबल चेक किया कि भाई आप ही ने कहा है ना पैसे दे रहे हो ना इनको? वो कहते हैं हाँ जी हम पैसे दे रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा यार अब पाकिस्तानी जो है ना, इनके खास कह लो कि हेपेटाइटिस की या वैसे भी कोई बीमारी है, तो जी पाकिस्तान में ये बीमारी बहुत ज्यादा है, हमारे मुल्क में बीमारी नहीं है, तो यार आपको पता है आप इस बीमारी से फ्री हो। अब मैं वैसे तो हेल्दी हूँ, हाँ हाँ मैं फ्री हूँ, मुझे ऐसी बीमारी नहीं है, लेकिन हम कैसे मान लें? जाओ भाई ये हमारा ही ऑथोराइज्ड डॉक्टर है, इसी से जाके आप चेक करा सकते हो, या फलानी फलानी लेबोरेटरी सिर्फ चेक करा सकते हो, ये वाला टेस्ट कराओ, अपना मेडिकल सर्टिफिकेट ला के हमें दो। ठीक है मैं ला के दे देता हूँ। अच्छा अब यार एक और चीज मेरे अमेरिका के जहन में आएगी कि यार ये बंदा पाकिस्तानी है, पाकिस्तान गरीब मुल्क है, हम वर्ल्ड पावर है, ये बंदा अमेरिका तो आ जाएगा स्कॉलरशिप पे, गारंटी क्या है कि वापस जाएगा? हाँ तो भाई वापस आओगे? हाँ हाँ मैं वापस जाऊंगा, ये देखिए मेरे पास इतना वीजा है, इतना मुझे मिलेगा, मैं वापस चला जाऊंगा। नहीं यार, स्कॉलरशिप वालों से बात की, यार ये जो बंदा आ रहा है ये पक्की बात है वापस जाएगा? स्कॉलरशिप वाले कहते हैं हाँ जी वापस जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? अब कुछ केसेस में ऐसा हुआ कि बच्चे कुछ वापस नहीं गए, वो अमेरिका गए, वहां से निकल गए इधर उधर, वापस ही नहीं आए। और मुझे भी जब मैंने अमेरिका जाना था कुछ लोगों ने कहा था कि मुझे अमेरिका जा रहे हो वापस ना आना, लेकिन दो तरीके थे साबित करने के। पहला तरीका मैंने क्या कहा और स्कॉलरशिप वालों ने क्या रूल रखा कि भाई इस स्कॉलरशिप पे जाने के लिए आपका पाकिस्तान की किसी हायर एजुकेशन की यूनिवर्सिटी में दाखिला होना जरूरी है, ताकि आपकी एक डिग्री चल रही हो, ताकि आपके पास एक मजबूरी हो कि अगर आप वापस नहीं जाएंगे तो आपकी डिग्री पूरी जाया हो जाएगी, आप पढ़े लिखे इंसान नहीं समझे जाएंगे, तो आपको वापस आना पड़ेगा। तो एक तो वो प्रूफ था कि भाई मैं अभी छठे सेमेस्टर में, मेरा 7वां 8वां सेमेस्टर रहता है, तो मैं वापस आऊंगा लाजमी, मुझे अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी है, वरना ज़ाहिर है मुझे डिग्री नहीं मिलेगी। ठीक है, उन्होंने पहले इस बात पे यकीन करना शुरू किया, लेकिन उसके बाद देखा कि नहीं यार बच्चे तो पढ़ाई का भी उन्हें इतना नहीं है, डिग्री का ये तो फिर स्किप हो रहे हैं। तो जो स्कॉलरशिप वाले हैं उन्होंने एक और रिक्वायरमेंट रखी, एफिडेविट के ऊपर, स्टाम्प पेपर के ऊपर हमसे साइन करवाया कि भाई हम आपको इतने पैसे दे रहे हैं, इतने अरसे के लिए आपने अमेरिका जाना है, अगर आप अमेरिका से वापस नहीं आते तो आप कुछ लोगों को आपकी गारंटी देनी होगी कि अगर आप वापस नहीं आते तो वो लोग आपके बिहाफ पे सारे पैसे हमें वापस करेंगे। अब वो गारंटी कौन दे सकता है? जाहिर है मुझे वहां पे सिग्नेचर करवाने हैं प्रॉपर, उनके आईडी कार्ड वगैरह देने हैं, हर चीज देनी है, तो मैं फेक तो नहीं कर सकता। कर सकता हूँ जाहिर है, किसी का भी आईडी कार्ड उठा के दे दूंगा, झूठ तो पाकिस्तानी जाहिर है कहीं भी बोल देते हैं, लेकिन ये है कि मेरे वालिद साहब ने फिर गारंटी दी। अब मुझे पता है कि अगर मैं अमेरिका में स्किप होता हूँ, कुछ भी ऐसा करता हूँ, तो वो आके मेरे वालिद साहब को पकड़ेंगे, तो मजबूरी है कि भाई पाकिस्तान वापस जाना ही जाना है। तो अमेरिका ने ये भी मेक श्योर कर लिया। अब उन्होंने ये सोचना है कि यार ये बंदा आ रहा है, लेकिन 4 महीने तो उसने इस मुल्क में रहना ही है ना, अब हमारा मुल्क तो बड़ा अच्छा है, हम तो बड़े इस तरह लोग हैं, हम तो ऐसा कुछ नहीं करते। ये कैसे मेक श्योर किया जाए कि यार ये यहाँ पे आके ना तो कोई 2 नंबरी नहीं लगाएगा, या यहाँ पे कोई जुर्म नहीं करेगा, कोई क्राइम नहीं करेगा। अच्छा यार आप एक काम करो, आपने अपने मुल्क से जो पुलिस है वहां से ना आप अपना हमें क्रिमिनल हिस्ट्री का सर्टिफिकेट भी ला के दिखाओ, हम मेक श्योर करना चाह रहे हैं कि आप जो ना एक अच्छे इंसान हो, आपका कोई ऐसा हिस्ट्री नहीं है। ठीक है, मैं पुलिस थाने गया, मैंने अपना हिस्ट्री का सर्टिफिकेट निकाला, मैंने ला के उनको दिखा दिया, लेकिन पाकिस्तान में हिस्ट्री भी क्लियर हो जाती है, पाकिस्तान में जाली सर्टिफिकेट भी बन जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ वो सब कुछ क्यों करते हैं?
ये मेक श्योर करने के लिए कि वो ज्यादा से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स मांग लें, ज्यादा से ज्यादा चीजें आपकी मांग लें, ताकि वो मेक श्योर कर लें कि आप वहां पे जाके कोई खराबी पैदा नहीं करोगे। फिर ये हुआ कि भाई क्योंकि अभी अमेरिका है तो उन्होंने आपका फैमिली बैकग्राउंड भी मांगना है, ये मेक श्योर करने के लिए कि आपकी फैमिली किस तरह की है ओवरऑल सारी की सारी, क्योंकि हो सकता है कि मेरे दूर के रिश्तेदार जो है उनका किसी ऐसे एरिया में किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक हो जो कि इस तरह के मामला में इन्वॉल्व रही है, तो जी ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है, ये मेरे बहन भाई है, ये सब लोग ये काम करते हैं। फिर सवाल आता है कि जी आप अमेरिका में किसी को ऑलरेडी जानते हैं कि नहीं जानते, क्योंकि अगर मैं जानता हूँ तो वो उसकी भी तफ्तीश करेंगे कि जिसको मैं अमेरिका में जानता हूँ वो कौन है, वो क्या करता है, कहीं वो मुझे हेल्प तो नहीं कर देगा, उसका बैकग्राउंड कैसा है। तो अमेरिका के केस में ये सारा काम करके हमने सारे डॉक्यूमेंट दिए और फिर वीजा शुक्र है लग गया एंड पे और हम अमेरिका पहुंच गए। अमेरिका एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, ठीक है। और अमेरिका जाने से पहले जो एक उनका टोफल का टेस्ट होता है लैंग्वेज का, इंग्लिश लैंग्वेज का, वो भी पास करना जरूरी था, क्योंकि उन्होंने ये भी मेक श्योर करना है कि यार ये लोग तो उर्दू बोलते हैं, हमारे मुल्क में आएंगे, हम कैसे मान लें कि इनको हमारी जुबान आती है, यहाँ आगे हर किसी के साथ सर दर्द लगाएंगे कि भाई मुझे तो आपकी जुबान नहीं आती, तो मेक श्योर तो कर लें इसको इंग्लिश आती है। तो इंग्लिश का टेस्ट हमने वहां दे दिया। इसी इंग्लिश के टेस्ट को आइल्स भी एक इंग्लिश का टेस्ट है, फिर टोफल भी है, फिर और भी आजकल टेस्ट निकल चुके हैं, तो वो आपको इसीलिए देने पड़ते हैं प्रूफ करने के लिए कि आपको उनकी जुबान आती है, इसलिए आप उनके मुल्क में जा रहे हो। बिल्कुल वैसे ही कि भाई आप पोश एरिया में कहीं गए हो, वहां पे सारे जो है वो उर्दू बोलते हैं कि बेटा स्लीपना है आपने, या बेटा ऐसे मत टाको, तो इसी तरह से वो मेक श्योर करेंगे कि आप खाली पंजाबी तो नहीं बोलते, आपको उर्दू आती है, ताकि जब आप उनके बच्चों से बात करोगे तो आप अच्छे से कॉन्वर्सेट कर सको, गुफ्तगू कर सको। तो इसी तरह से इंग्लिश का जो टेस्ट है वो रिक्वायरमेंट है। एक और रीजन रिक्वायरमेंट की ये है, उनके लिए पैसे हैं भाई, सीधी सी बात है। आज का टेस्ट आपको पता है कितना महंगा है, तो उनको पैसे आते हैं, तो व्हाई नॉट भाई, उनको आज से इसलिए उन्होंने रखा हुआ है। अब कुछ मुल्क जो हैं जो कि अच्छे हैं, कंसिडरेट हैं, उन्होंने ये सोचा कि यार इन मुल्कों में इवन दो ये गरीब मुल्क हैं, उसके बावजूद इनकी जो हायर एजुकेशन है वो इंग्लिश में है। तो अगर एक बच्चा 6 साल या 7 साल 8 साल 10 साल अपने बल्कि 16 साल, अगर आपने बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है, अगर एक बच्चा शुरू से पढ़ा ही इंग्लिश में है तो उसको इंग्लिश आती ही होगी। तो हमें क्या जरूरत पड़ी है कि हम बच्चे को कहें कि भाई ये एक्स्ट्रा टेस्ट दे के दिखाओ, उसके पास पैसे नहीं होंगे, तो चलो यार हम ऐसे कहते हैं अपनी यूनिवर्सिटी से ना एक सर्टिफिकेट लिख के हमें बता दो कि भैया आपने सब कुछ इंग्लिश में पढ़ा था, आपकी इंग्लिश की जो है ना अच्छी है प्रोफिशिएंसी, तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ये होता है अक्सर यूरोप में। अब क्योंकि फ्रेंच लोग खुद भी इतनी इंग्लिश नहीं बोलते, तो उनको इंग्लिश का इतना वो भी नहीं है कि आपको बड़ी परफेक्ट इंग्लिश आनी चाहिए, जितनी आपने पढ़ ली उतनी काफी है, आपने अपनी भी स्टडी इंग्लिश में की थी, यहाँ भी इंग्लिश में पढ़ना है, वो कहते हैं काम चल जाएगा, सिर्फ सर्टिफिकेट ले आओ। लेकिन अब क्योंकि वो फ्रेंच लोग हैं, तो जिन लोगों ने फ्रांस में मेरा वीजा प्रूव करना है, ये गारंटी नहीं है कि उन सबको इंग्लिश आती है, तो मुझे मेरे ज्यादातर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फ्रेंच में ट्रांसलेट करवाने होंगे। अब ट्रांसलेट कौन कर सकता है? मेरा दोस्त है, उसको फ्रेंच आती है, वो ट्रांसलेट करके दे देगा कि लो भाई मैंने ट्रांसलेट कर दिया। लेकिन फ्रेंच लोग कैसे मान लें कि उसकी जो ट्रांसलेशन है वो ऑथेंटिक है, उसने जो कुछ ट्रांसलेट किया है वो सच है। अब फ्रेंच लोगों के अपने जो ऑथराइज्ड ट्रांसलेटर्स हैं, सिर्फ वही पाकिस्तान में ट्रांसलेट कर सकते हैं, उन्हीं से ट्रांसलेशन होगी तो वो एक्सेप्ट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अगेन उनके लिए माली लिहाज से फायदेमंद है, उनको पैसे आते हैं, तो वाई नॉट। दूसरा ये है कि हर बंदा वहां पे इंग्लिश नहीं बोलेगा, तो जो भी बंदा मेरे डॉक्यूमेंट देखेगा फ्रेंच में होंगे वो इजीली समझ सकता है। अब स्टडी वीजा था, सेम क्वेश्चन, भाई कहाँ पढ़ना है? इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, पैसे हैं, हाँ जी स्कॉलरशिप है, ठीक है, रहना कहाँ है? यहाँ पे रहना है, फ्लाइट कहाँ पे? जी ये मेरी फ्लाइट की टिकटें हैं, अच्छा आना कब है? अब आना, जाओगे कब? जी मैं तब चला जाऊंगा, पढ़ाई खत्म होगी जब मेरी, ठीक है, सब कुछ सेट है, स्कॉलरशिप है। और क्योंकि स्कॉलरशिप भी उन्हीं की कंट्री की तरफ से है, तो ज्यादा चांसेस है कि मेरा वीजा लग जाएगा। फ्रांस के बाद मैंने स्टडी वीजा अप्लाई करना था टर्की का। अब जब मैंने टर्की का वीजा अप्लाई किया, तो यहाँ मैंने कहा था ना कि कुछ मुल्क जो है ये बड़ी एक ट्रिक खेलते हैं। अब होता ये है कि जब आप एक कम लेट्स से कि गरीब मुल्क से, या कम पावरफुल या कम डेवलप कंट्री से, या कम तरक्की याफ्ता मुल्क से जब आप एक ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क में जाते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स फिल करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आप एक बड़े और एक मशहूर और आप फेमस मुल्क से, अगर आप एक कम लेट्स से के फेमस या कम तरक्की याफ्ता मुल्क में जाते हैं, तो रिक्वायरमेंट्स बहुत कम होती हैं। क्यों? बिल्कुल ऐसे कि जिसको आप एक रेफरेंस देना कहते हैं ना। अब टर्की में जा रहा हूँ मैं एज अ पाकिस्तानी, कि पाकिस्तानी हूँ, फ्रांस में पढ़ता हूँ, टर्की जाना है, लेकिन टर्की को पता है कि यार फ्रांस तो बड़ा मुल्क है, फ्रांस ने ऑलरेडी इसका बहुत सारा बैकग्राउंड चेक कर लिया होगा, हमें क्या जरूरत पड़ी एक्स्ट्रा काम करने की? ठीक है, उसे कहते हैं भाई ये जो थोड़ी सी चीजें हैं पकड़ाओ, आपको वीजा लो और आ जाओ हमारे मुल्क में। लेकिन अगर मैंने पाकिस्तान से टर्की जाना होगा तो बिल्कुल सीन उसका डिफरेंट होगा। टर्की में भी सीन, अच्छा जी ये मेरी यूनिवर्सिटी है, ये मेरे पास पैसे भी हैं, मेरे पास इंश्योरेंस भी है, ये सब कुछ है, मैं पढ़ने आ रहा हूँ। उन्होंने कहा आ जाओ, मैं आ गया। टर्की से आगे जाना था बेल्जियम। अगेन टर्की जरा कम तरक्की याफ्ता है, बेल्जियम ज्यादा तरक्की याफ्ता है, बेल्जियम में बहुत ज्यादा चेक करना है मेरे ऊपर। बेल्जियम ने कहा ये भी डॉक्यूमेंट दो, ये भी डॉक्यूमेंट दो, ये भी डॉक्यूमेंट दो, अपना हेल्थ भी चेक कराओ, सारा कुछ कराया, बेल्जियम का वीजा लग गया। अभी सारे थे स्टडी वीजा, और क्योंकि मैं स्कॉलरशिप पे था, जैसा मैंने कहा कि स्कॉलरशिप वालों की जो वीजे हैं वो ज्यादा एक्सेप्ट होते हैं कंपेयर टू सेल्फ वालों के। सेल्फ वालों के क्यों कम एक्सेप्ट होते हैं वो आगे हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको एक्सरसाइज आपको करवानी है, आप वो एक्सरसाइज करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि सेल्फ वालों के क्यों वीजे ज्यादातर जो है रिजेक्ट हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो मैं कर रहा था स्टडी वीजे। अब मैं बेल्जियम में रहता था, पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी थी, मेरी जॉब लगी एक थाईलैंड में ऑर्गेनाइजेशन के साथ, लेकिन मुझे बेल्जियम में रहना था क्योंकि मेरी जो बेगम है वो बेल्जियम में जॉब कर रही थी।
और मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि ठीक है आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, लैपटॉप पे बैठ के काम कर लो, लेकिन अब मैं बेल्जियम में वीजा कैसे लूँ। मैं बेल्जियम में कहा, मैंने कहा जी मैं थाईलैंड की ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता हूँ, रहता यहाँ पे हूँ, तो काइंडली मुझे वीजा दे दें। वो क्यों वीजा देंगे, उन्होंने कहा भाई जहाँ काम करते हो वहां जाओ, हमारे मुल्क में क्यों रहना है। मैं कहता हूँ अच्छा यार मेरी बेगम यहाँ रहती है तो मैं उनके साथ रह सकता हूँ। वो कहते हैं ठीक है रह सकते हो, लेकिन सबूत क्या है कि वो आपकी बेगम है। जी ये मेरा मैरिज सर्टिफिकेट है। मैरिज सर्टिफिकेट है। यार इसके ऊपर तो कोई सिग्नेचर ही नहीं है। अच्छा जहाँ जिसने भी मैरिज सर्टिफिकेट बनाया है ना, उसी इदारे के पास जाओ, उनको बोलो स्टैंप लगा के दें। स्टैंप लगा के मैं ले आया। फिर उनके जहन में आता है यार पाकिस्तान में बड़ी करप्शन होती है, तो क्यों ना हम जरा सख्ती करें। नहीं यार इसके ये तो आपने करवा लिया, जरा जो आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री है ना उससे भी इसके ऊपर स्टैंप लगवा के लाओ। अब ऐसा क्यों होता है, ज्यादातर डॉक्यूमेंट्स आपको जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, मोफा जिसे हम कहते हैं पाकिस्तान में, वहां से क्यों टेस्ट करवाने पड़ते हैं, क्योंकि वो आपका एक अल्टीमेट चेक होता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में एंड पे आगे कोई गड़बड़ निकलेगी तो मोफा वालों को कहेंगे कि भाई आपकी स्टैंप इसके डॉक्यूमेंट्स में मौजूद थी, इसके डॉक्यूमेंट जाली हैं, आप क्या कर रहे हैं। और क्योंकि वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, उन्होंने अपनी एक रेपुटेशन जो है वो रखनी है, उनकी एक इज्जत है जाहिर है बाकी मुल्कों में, वही जो एक डिप्लोमेटिक ताल्लुकात जिस तरह मैंने कहे हैं, तो वो कोशिश करेंगे कि उनकी एक तो स्टैंप जो है वो इतनी इजीली कॉपी ना हो सके, और ये कि वो जिस भी डॉक्यूमेंट के ऊपर स्टैंप लगाएंगे वो डॉक्यूमेंट जाली ना हो। तो इसीलिए उनके पास एक अल्टीमेट चेक है ये रखने का कि जो भी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मोफा की स्टैंप होगी वो उसके ऊपर ट्रस्ट कर लेंगे। ओके यहाँ तक हो गया। मैंने वो सारी लगा के मैंने कहा जी ये मेरा मैरिज डॉक्यूमेंट है। अच्छा यार मैरिज का तो इसने साबित कर दिया है कि ये यहाँ पे रह सकता है, ये इसकी बीवी भी है, वो भी साबित हो गया, लेकिन क्या इसकी बीवी के पास इतने पैसे हैं, ये इसकी जो थाईलैंड की जॉब है हम कैसे मान लें कि जॉब है, हो सकता है झूठ बोल रहा हो। तो हमें मेक श्योर करना है कि यहाँ पे रह सकता है, इनके पास पैसे हैं इतने, इनके पास इतने माली वसाइल मौजूद हैं। तो वो मेरी बेगम जो है उनका चेक करेंगे कि वो यहाँ क्या करती हैं। जी वो तो यहाँ पे स्टूडेंट है, उनकी एक स्टाइपेंड है। अच्छा उतनी स्टाइपेंड या उतनी सैलरी में क्या दो लोगों का गुजारा हो सकता है, वो भी चेक किया, हाँ जी हो सकता है, ठीक है भैया आपका वीजा अप्रूव है, आप यहाँ पे रह सकते हो अपनी बेगम के साथ। ओके मेरा वो वाला जो स्पाउस वीजा या फैमिली वीजा था वो अप्रूव हो गया। अब उसके बाद हमें आना था नेदरलैंड्स में। नेदरलैंड्स में हमें आना था वर्क वीजे पे, जो जिस तरह पाकिस्तान से लोग अरब मुल्कों में जाते हैं, यहाँ आना था मुझे वर्क काम करने के लिए। मैंने नेदरलैंड वालों को कहा भाई मुझे वीजा चाहिए, मैं आपके मुल्क में आ रहा हूँ काम करने। कहाँ काम करने आ रहे हो जी, ये इदारा है, मुझे यहाँ से जॉब ऑफर आई है। सबूत क्या है जी, ये मेरा जॉब लेटर है। अच्छा जॉब लेटर आ गया, ठीक है। तनख्वाह कितनी देंगे जी, इतनी तनख्वाह देंगे। सारा चेक किया, अच्छा इतनी तनख्वाह में इस बंदे का गुजारा हो सकता है, हाँ जी गुजारा तो हो सकता है इसका, यहाँ पे कुछ छोड़नी चाहिए। हाँ यार एक चीज है, ये तुम पाकिस्तानी हो ना, हाँ जी मैं पाकिस्तानी हूँ। यार पाकिस्तान में फलानी फलानी जो ना बीमारी वो बड़ी ज्यादा होती है पाकिस्तानियों को, हमारे मुल्क में वो बीमारी नहीं है, तो हम चाहते हैं कि तुम ना जरा टेस्ट वगैरह अपना करवा लो, मेक श्योर करने के लिए कि तुम वो बीमारी हमारे मुल्क में तो नहीं लेके आ रहे। मैंने टेस्ट करवा लिए, मैं साफ था, बस ठीक है भाई आ जाओ। तो बहुत ही कम रिक्वायरमेंट्स थी उसके लिए मेरे पास, कि जॉब थी, ऑफिशियल लेटर था, एक्सेप्ट हो गया, मैं आ गया यहाँ पे। अब यहाँ से मुझे जाना था तुर्की टूरिज्म के लिए, सियाहत के लिए, घूमने फिरने के लिए। अब क्या हुआ, क्योंकि मैं यहाँ से तुर्की जा रहा हूँ, तुर्कियों ने, क्योंकि तुर्की और पाकिस्तान का आपस में अच्छा एक रिलेशन है, तो उन्होंने पाकिस्तानियों के लिए दिया हुआ है ई वीजे का ऑप्शन। ऑनलाइन अपना डाटा फिल किया, पैसे दिए, चलो भाई निकल गए। लेकिन अगर पाकिस्तान से तुर्की जाना तो सीन बहुत डिफरेंट होगा। इसी तरह से मुझे यहाँ से जाना था तंजानिया काम के सिलसिले में, वर्क ट्रिप के लिए या बिजनेस ट्रिप के लिए। अब मेरे साथ जा रहे थे एक डच मेरे कोलीग। अब वो डच कोलीग हैं तो उनको वीजा चाहिए ही नहीं, क्यों, फिर वही बात है कि भाई वो अमीर मुल्क है, वो पावरफुल मुल्क है। तंजानिया कहता है कि भाई इतना पावरफुल मुल्क है, अगर हम इसके बंदे को कहेंगे वीजा चाहिए तो हमारे इनके साथ ताल्लुक खराब होगा ना, हमें तो इनसे बना के रखनी है। ठीक है यार आपके जो नेशनल्स हैं वो हमारे मुल्क में आ सकते हैं, ऐसे ही हम वीजा वगैरह नहीं कहेंगे उनको, तो वो चले गए। वैसे ही मुझे वीजा चाहिए। अब मुझे वीजे में क्या क्या साबित करना होगा कि मैं वहां पे काम के सिलसिले में जा रहा हूँ। क्या काम है जी, मेरा ये काम है। अच्छा किस इदारे के साथ यहाँ पे काम है जी, आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है उनके साथ काम है। अच्छा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ काम है, लेकिन हम कैसे मान लें। अच्छा यार मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से रब्ता किया जो हमारा बंदा था, यार मुझे एक लेटर लिख के दो, इन्विटेशन लेटर, कि भाई मैं आपके पास आ रहा हूँ काम करने। उन्होंने लेटर लिख के दिया, मैंने उनको दिखा दिया, ठीक है। अच्छा यार आप यहाँ पे आते रहे लेकिन काम किस लिए करते हो जी, मैं यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है। वहां से लेटर बना के दो कि आपका जो वहां पे रहने का खर्चा है, जो खाने पीने का खर्चा है, जो आपका जहाज का खर्चा है, वो कौन दे रहा है जी, मेरी ऑर्गेनाइजेशन वाले दे रहे हैं, ठीक है। यार सब कुछ मेक श्योर कर ली है। कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो नेदरलैंड से यहाँ आ सकती है। और कैसी बातें कर रहे हो, नेदरलैंड से कोई बीमारी कैसे आ सकती है। नहीं 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 ऐसा नहीं कहना, ठीक है भाई ये होगी सारी मेरी रिक्वायरमेंट्स पूरी, ठीक है भैया आप आ सकते हो। मेरा जो वर्क वीजा है वो लग गया तंजानिया का। अभी सारी एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करने का जो मकसद था वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक बैकग्राउंड समझाना था कि आप जिस भी मुल्क से अगले मुल्क में जा रहे होंगे वहां पे आपको कैसे कैसे के वीजे चाहिए होंगे। एक और एग्जांपल शेयर करता चलूं, अब आने वाले 1 या 2 हफ्ते के बाद मेरी बेगम ने जाना है सर्बिया। अब यूरोप में शेंजन कंट्रीज का शायद आपको पता हो शायद ना पता हो, यूरोप में जनरली आपको बता दूं कि अगर आपके पास एक मुल्क का वीजा और अगर आप अलाउड है तो आप उस वीजे के बेस पे बाकी मुल्कों में विदाउट एनी अप्रूवल या वीजा जा सकते हैं इन मोस्ट केसेस। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा यहाँ पे। लेकिन सर्बिया जो है वो शेंजन कंट्रीज का जो है ना हिस्सा नहीं है, वो यूरोपियन यूनियन में नहीं आता, यूरोप में है, यूरोपियन यूनियन में नहीं है।
अब सर्बिया मेरी बेगम ने कांटेक्ट किया, पूछा कि भाई मैं काम के सिलसिले में सर्बिया आना चाह रही हूँ मेरे ऑफिस की तरफ से, तो मुझे बताएं कि मैं हूँ पाकिस्तानी, रहती यहाँ पे हूँ, मेरे पास यहाँ नेदरलैंड का वर्क परमिट है, तो मुझे बताएं मुझे वीजा चाहिए, अगर चाहिए तो कौन सा चाहिए। सर्बिया ने कहा यार ये बंदी पाकिस्तानी है लेकिन काम नेदरलैंड में करती है। अब नेदरलैंड तो अच्छा खासा अमीर मुल्क है, बड़ा मुल्क है, उन्होंने तो सारा कुछ इसका पहले चेक किया होगा कि बंदी कौन है, कहाँ से है, क्या करती है, और फिर वो ये सोचेंगे कि यार नेदरलैंड से कोई बंदी हमारे मुल्क में आके क्यों कोई उल्टा काम करना चाहेगी, क्यों यहाँ स्किप होना चाहेगी, ना तो हम यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, तो हमें क्या है जरूरत पड़ी है कि हम ये करें वो करें, और वैसे भी हमें नेदरलैंड के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने हैं ना। तो हम क्या करते हैं कि जिसके पास नेदरलैंड का वर्क परमिट है ना, उसे कहते हैं यार आप आ जाओ ऐसे ही आके हमारे मुल्क में विजिट करके, तो वापस चले जाओ। उन्होंने कहा आपको वीजा नहीं चाहिए। लेकिन अगर एक पाकिस्तानी को पाकिस्तान से सर्बिया जाना है, उसको लाजमी वीजा चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि सर्बिया फिर भी यूरोप के ज्यादा नजदीक है, तो देयर इज अ चांस कि आप पाकिस्तान से सर्बिया जाते हैं और वहां से आप अंदर अंदर से होकर यूरोप एंटर होने की कोशिश करेंगे। फिर वो आपका सारा चेक लेंगे कि भाई कौन हो, कहाँ से हो, क्यों हो, क्या करने आना है, कब तक रहना है, फिर वो सारा कुछ चेक करेंगे। और ऐसा होता है जो आपके बाल्कन कंट्रीज हैं यहाँ यूरोप के, बहुत से लोग जो हैं वो बाकी मुल्कों से उन मुल्कों में जाते हैं, वहां से यूरोप एंटर होने की कोशिश करते हैं, ऐसा होता है। तो ये आपको मैंने सारा समझा दिया। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। अब तक आपको समझ आ चुकी होगी कि जब भी आपने किसी भी मुल्क के वीजे का सोचना है तो सबसे पहले आपने ये सोचना है कि उस मुल्क में आप किस मकसद के तहत जा रहे हैं। तो जो भी आपका वहां जाने का मकसद है उसकी बेस पे आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, ठीक है। अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो आपको आपके जो एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं वो चाहिए कि भाई पैसे हैं कि नहीं है, यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर दिखाओ, आपका आपकी पिछली पढ़ाई कितनी थी वो हमें साबित करके दिखाओ, इस तरह की चीजें। आपको इंग्लिश बोलनी आती है कि नहीं आती, ये चीजें हैं। अगर आप जा रहे हैं सियाहत के लिए तो एजुकेशन डॉक्यूमेंट तो नहीं चाहिए होंगे आपको, जाहिर है। वो कहेंगे ठीक है सियाहत के लिए आना है, अपना होटल बताओ, अपने पैसे दिखाओ, पैसे हैं आपके पास, वापस कब जाना है, अपनी फ्लाइटें दिखाओ, ठीक है भैया आप आओ घूमो फिरो आके, कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर वही बात है, डिपेंड करता है। अगर अमेरिका जैसा मुल्क है तो सियाहत के लिए जाना उतना ही मुश्किल है, लेकिन अगर दुबई या कोई और मुल्क है वहां जरा आसान है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस मुल्क में भी जा रहे हैं और जा भी किस मुल्क से रहे हैं। मुझे इतना पता है कि अगर मैं पाकिस्तान में रहते हुए अमेरिका का वीजा अप्लाई करूंगा और अगर मैं नेदरलैंड में रहता हुआ अमेरिका का वीजा अप्लाई करूंगा तो जमीन आसमान का फर्क होगा डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट में। क्यों? क्योंकि अमेरिका को पता है कि नेदरलैंड भी एक अच्छा मुल्क है जहाँ के लोग मोस्टली अच्छे हैं, और अगर नेदरलैंड ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं वहां पे जॉब कर सकता हूं, तो अमेरिका जो है वो इतनी खेचल नहीं करेगा मेरे लिए। उन्हें पता है कि बंदा अगर यहाँ पे 2-3 साल से जॉब कर रहा है, यूरोप में पढ़ा है, तो उन्हें पता है कि ठीक है यार बंदा ऑथेंटिक है, हमें इतनी इसकी सैलरी लेने की जरूरत नहीं है, बस बेसिक डॉक्यूमेंट्स है वो मांगो और इसको वीजा दे दो। पाकिस्तान से जाना चाहूंगा तो लग समझ जाएगी भाई ये भी लेके आओ, वो भी लेके आओ, ये भी साबित करो। तो ये आपको समझ आ चुकी होगी। अब डॉक्यूमेंट्स की बात कर ले तो ऑफ कोर्स पासपोर्ट आपको चाहिए। पासपोर्ट के अलावा जिस मुल्क में जाना है वहां की लैंग्वेज चेक करनी होगी। अगर तो इंग्लिश है तो वो डॉक्यूमेंट ले लेंगे, इंग्लिश में नहीं है तो आपको ट्रांसलेट करवाने पड़ेंगे। जिस मकसद के लिए जाना है उस मकसद के तहत उस तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। तो ये मोटी मोटी चीजें हो गई। अब ये सवाल है कि यार आपको ये रिक्वायरमेंट्स पता कैसे चलती हैं, क्योंकि ये तो आपको सारा कुछ समझ में आ गया, लेकिन पता कैसे चले कि यार जिस मुल्क में जाना है वहां की रिक्वायरमेंट क्या है। यार गूगल पे जाओ, अगर आपको पाकिस्तान से फ्रांस आना है तो फ्रेंच एम्बेसी इन पाकिस्तान लिखो, वहां पे जिस वीजे के तहत आपने आना है उसकी डिटेल्स पढ़ो। आपको जो टाइम आप सारा दे रहे हो यही टाइम के पैसे आपका जो एजेंट है वो आपसे लेता है, और अगर आपके पास खुद ये टाइम मौजूद है तो खुद वो टाइम दो भाई, अपने पैसे बचाओ। जो आपने 50, 60, 70 हजार 1 लाख किसी एजेंट को देना है उन्हीं पैसों का वहां जाके एंजॉय कर सकते हो। तो गूगल पे जाओ, वेबसाइट पे जाओ, सारा कुछ चेक करो। यार लेकिन वेबसाइट पे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड सी डिटेल्स है। एक कॉम्प्लिकेटेड डिटेल ये है कि जब मैंने बेल्जियम वाला जिक्र किया तो बेल्जियम में मैं पाकिस्तानी नेशनल था, बेल्जियम में मैं स्पाउस वीजे पे रहता था। उस टाइम पे मेरा फ्रांस में बैंक अकाउंट था और जो मेरी तनख्वाह थी वो मुझे थाईलैंड से आती थी। मैंने उनके टैक्स ऑफिस को फोन कर दिया, मैं कहा भाई मैं यहाँ पे मैं पाकिस्तानी हूँ, बेल्जियम में रहता हूँ अपनी बेगम के साथ, मेरा फ्रांस में बैंक अकाउंट है, थाईलैंड से मुझे तनख्वाह आती है, मैंने टैक्स कहाँ देना है। वो इतने कंफ्यूज थे। तो इस तरह के केसेस होते हैं, बड़े ही कंफ्यूजिंग केसेस होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही कि जिस तरह मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मैं रहता नेदरलैंड में हूँ, मुझे यहाँ से तंजानिया जाना है तो मेरे लिए क्या रूल है, ठीक है। तंजानियन एम्बेसी जो पाकिस्तान में है वो पाकिस्तानी को अलग रूल बताएगी, तंजानियन एम्बेसी जो यहाँ नेदरलैंड में है वो यहाँ पे रहने वाले एक पाकिस्तानी को अलग रूल बताएगी। तो मैंने अपनी सिचुएशन के मुताबिक चेक करना है कि मेरे पे क्या रूल अप्लाई होंगे। लेकिन यार ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है ना, तो कैसे चेक कर सकते हैं। अच्छा यार मैंने वेबसाइट पर पढ़ा है, थोड़ी बहुत समझ आई, नहीं यार समझ नहीं आ रही, ओके उनके कांटेक्ट में जाएं, आप कांटेक्ट में जाके देखें, उनकी ईमेल आईडी होगी, उनका फोन होगा, या तो उनको फोन कर लें अगर आपको अच्छी इंग्लिश आती है। फोन नहीं करना, उनको एक अच्छी सी ईमेल लिखें। अच्छी सी ईमेल आप चैट जीपीटी यूज करके लिख सकते हैं कि भाई ये मेरी सिचुएशन है, इस मकसद के लिए मैंने आपके मुल्क में आना है, तो मुझे बता दें मेरे पे कौन सा रूल जो है वो अप्लाई होता है। वो आपको इजीली रिप्लाई कर देंगे, आपको समझ में आ जाएगी कि मैंने क्या करना है। वो नहीं है अगर वो किसी थर्ड एजेंसी के थ्रू कर रहे हैं, जिस तरह वो एईजी वाले मैंने बताया था कि वो भी वीजा डील करते हैं, आप उनको फोन करें, वहां पे मोस्टली लोकल ही काम कर रहे होते हैं, मतलब पाकिस्तान का जो एईजी का ऑफिस है वहाँ पाकिस्तानी काम करते हैं, वो आपको उर्दू में सारा कुछ समझा देंगे कि भाई आपको ये वाले जो है डॉक्यूमेंट्स वो चाहिए होंगे। आप वो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करें, उनको दें, आपका वीजा आराम से हो जाएगा।
ये आपको समझ आ गई। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी एक्सरसाइजेस की। एक्सरसाइज में ये है कि मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आपने वीडियो को पॉज करना है, और ये इसलिए करना जरूरी है, मैं जानता हूं कि मोस्टली लोग नहीं पॉज करेंगे, लेकिन ये जरूरी इसलिए है कि अगर आप पॉज करेंगे, सोचेंगे, तो आपका अपने खुद भी समझ में आएगी कि आपको क्या करना है। आप एक पाकिस्तानी हैं, आपको पाकिस्तान से लेट्स से कि थाईलैंड या दुबई जाना है सियाहत के लिए, घूमने फिरने के लिए। तो वीडियो को भी पॉज करें, सोचें कि आपको क्या क्या करना होगा। आई होप कि आपने सोच लिया है। सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि पाकिस्तान में इन मुल्कों की एम्बेसी है कि नहीं है। ओके, पता कर लिया। एम्बेसी की वेबसाइट पे जाना है, वहां पे देखने के सेहत के लिए क्या चाहिए होगा सेहत के लिए, जिस तरह मैंने पहले कहा है। अच्छा, कोई बीमारी वगैरह का टेस्ट तो नहीं करवाना, आपको पैसे दिखाने होंगे, आपके होटल शो करने होंगे, फ्लाइट की टिकटें शो करनी होंगी, आपको आपके माली वसाइल दिखाने होंगे कि आप इतने अमीर इंसान हैं कि आप वहां जाएंगे और फिर वापस भी आएंगे। मे भी आपको जॉब का प्रूफ देना हो कि भाई मेरी यहाँ पे पक्की जॉब है, मैं वापस ही आना, मैंने वहां पे नहीं रहना। इसी तरह से लेकिन अगर आपको अमेरिका जाना है तो आपको बहुत ही मुख्तलिफ तरह के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। एक एग्जाम्पल होगी। अगली एग्जाम्पल, अब आप मुझे ये बताएं, अब जो मोस्ट कॉमन होगी, लेट्स से कि आप एक पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी से आपने यूके जाना है, आपने इंग्लैंड जाना है पढ़ाई के लिए, आपको कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, आपको क्या करना है। वीडियो पॉज करें और सोचें। आई होप आपने सोच लिया है। अब ये है कि पाकिस्तान से क्योंकि यूके जाना है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि यूके की एम्बेसी है कि नहीं है। एम्बेसी तो होगी, उसकी वेबसाइट चेक करें। एम्बेसी की वेबसाइट इंग्लिश में होगी मोस्ट प्रोबेबली। सारा कुछ चेक किया, क्या चाहिए होगा भाई, पासपोर्ट तो होगा आपके पास, एडमिशन लेटर चाहिए है, आपको माली वसाइल जो है वो प्रूफ करने हैं कि आपके पास इतने पैसे हैं कि वहां जाके पढ़ लोगे आप, और वहां पे जाके भीख नहीं मांगोगे, चोरी नहीं करोगे, कोई दो नंबरियां नहीं लगाओगे वहां पे, वो भी आपने कर दिया। कोई आपने क्योंकि वहां लॉन्ग टर्म के लिए रहना है, 2 साल 1 साल के लिए रहना है, तो कोई बीमारी तो नहीं साथ लेके आ रहे, वो भी आपने बता दिया। अच्छा यार, आपकी जो पिछली एजुकेशन है वो सही है, जाली तो नहीं है, वो भी आपने प्रूफ कर दिया। तो मोर लेस आपको इस तरह के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे यूके के लिए। फिर वही बात है, अमेरिका के लिए जरा मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स चाहिए हो सकते हैं। आखिरी बात हम एक और मैं आपसे पूछता हूँ कि लेट्स से कि आप पाकिस्तानी नेशनल हैं और आप फ्रांस में मौजूद हैं, पाकिस्तानी नेशनल हैं, फ्रांस में मौजूद हैं, एज अ स्टूडेंट या काम करते हैं। अगर आपको वहां से स्पेन जाना है तो क्या करना होगा? इसका तो बहुत इजी आंसर है, आपके पास शेंजन वीजा है। इन मोस्ट केसेस आप इजीली स्पेन जा सकते हैं, आपको कोई वीजा नहीं चाहिए, बस जाए वहां पे। मैक्सिमम आप 3 महीने रह सकते हैं, लेकिन चेक फिर भी कोई नहीं करता, अक्सर लोग ज्यादा भी रह लेते हैं। लेकिन जिस तरह मैंने सर्बिया का बताया, तो वहां का सीन भी डिफरेंट है, आप इजीली जा सकते हैं। लेकिन मेरी बेगम नेदरलैंड ने सर्बिया ने नेदरलैंड के लिए ये अपॉर्चुनिटी रखी है कि अगर आपके पास नेदरलैंड का रेजिडेंस कार्ड है तो आप सर्बिया जा सकते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि सर्बिया ने फ्रांस के लिए भी सेम रूल रखा है या नहीं, हो सकता है फ्रांस के लिए ना हो, आपको चेक करना पड़ेगा वहां पे। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी, इन एग्जांपल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या करना होता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मैंने वीडियो में पहले एक बात की थी कि एजुकेशन के लिए खासकर जो सेल्फ बेसिस पे बच्चे जाते हैं उनका अक्सर वीजा रिजेक्ट हो जाता है। और क्यों होता है? इसलिए होता है कि पाकिस्तान में अमीरों की कमी नहीं है, ठीक है। होता ये है कि पहले इन्होंने एक रिक्वायरमेंट रखी थी, फिर वही बात है क्योंकि ये अमीर मुल्क हैं तो ये चाहते हैं आपको एडमिशन तो मिल जाएगा अगर आपने एक बेसिक एजुकेशन ली है, अगर वो इनकी एजुकेशन के मुताबिक आती है तो उससे जो अगला लेवल होगा ये आपको वहां पे एडमिशन दे देंगे। क्यों? इनको पैसे चाहिए, जाहिर है। तो यहाँ की और एक स्टैंडर्ड भी है ना कि अगर आप बिल्कुल ही नले दले हैं तो आपको नहीं एडमिशन देंगे। अगर इनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स आपने मीट कर लिए तो आपकी यहाँ की यूनिवर्सिटी जो है वो एडमिशन दे देगी। आपको एडमिशन मिल गया, लेकिन अब उन्होंने मेक श्योर करना है कि आप यहाँ पे आके, क्योंकि आप एक गरीब मुल्क से आ रहे हैं तो आपके पास इतने पैसे हैं कि यहाँ का जो लाइफस्टाइल है आप आके अफोर्ड कर सकते हैं। तो पहले एक रूल हुआ करता था जी कि आपने बैंक स्टेटमेंट दिखानी है, आप सबको पता होगा बैंक स्टेटमेंट क्या है। उसमें क्या करता था जी कि अमीर अब हुआ क्या कि शुरू में इनको लगा कि हाँ बैंक स्टेटमेंट है, उनका अपना बैंक अकाउंट होगा, वो दिखा देंगे हाँ जी हमारे पास तो पैसे हैं, और हम उनको बुला लेंगे, ठीक है इनके पास पैसे हैं कर लेंगे। पाकिस्तानी ने क्या किया? 2 नंबरी लगानी शुरू कर दी। किसी अमीर बंदे के पास जाना है, उसको 2-3 लाख देना है, उससे 50 लाख की बैंक स्टेटमेंट बनवा लेनी है और वो आके जमा करवा देनी है। इनको लगना है इसके पास पैसे हैं, फिर यहाँ आना है, यहाँ आके जनाब मारे मारे फिरना रोना है, यहाँ आके हुकूमत को कहना है भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है मुझे कुछ दो। यहाँ आके आपने जनाब 2 नंबरी लगाने की कोशिश करनी है। इन्होंने कहा कि यार ये तो काम ठीक नहीं है, हमें पहले से अब डिपॉजिट चाहिए। अब इन्होंने यहाँ पे नया काम शुरू किया, उसमें क्या कहते हैं जी कि आपको ब्लॉक्ड अकाउंट में पैसे रखने होंगे। अब ब्लॉक्ड अकाउंट क्या होता है कि जी अगर आपने इस मुल्क में आना, लेट्स से मिसाल के तौर पे आपने यूके जाना है या जर्मनी जाना है, मिसाल के तौर पे जो कम से कम खर्चा उन्होंने सारा कुछ कैलकुलेट करके रखा है ना, वो 1000 यूरो है 1 महीने का। मिसाल के तौर पे आपने 1 साल के लिए पढ़ना है, ये आपको कहेंगे कि भाई 12,000 यूरो 12 महीने के हमारे इस अकाउंट में आपको आने से पहले ही भेजने होंगे, हम आपको महीने के महीने 1000 यूरो जो है वापस करते जाएंगे। पैसा आपका कटेगा कोई नहीं, लेकिन एक गारंटी है कि अब ये जो बच्चा आएगा कुछ हो ना हो, इसको कम से कम महीने के इतने पैसे मिलेंगे कि यहाँ पे आके कोई 2 नंबरी लगाने की कोशिश नहीं करेगा, कोई भीख नहीं मांगेगा, कुछ और ऐसा काम नहीं करेगा। हमें तसल्ली होगी कि भाई इस बच्चे के पास पैसे हैं और यहाँ आके हमारे ऊपर एक बोझ नहीं बनेगा ये, ठीक है। ओके, अब उन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया। तो इसी तरह से ये लोग अपनी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पाकिस्तानियों की या जो गरीब मुल्कों से लोग आते हैं उनके 2 नंबरियों के हिसाब से ये अपनी रिक्वायरमेंट्स चेंज करते रहेंगे। तो मोर लेस ये आज की वीडियो थी। इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना था कि वो लोग जिनको हल्की फुल्की सी इंग्लिश आती है, जो जरा पढ़े लिखे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली एजेंट्स के पीछे ना भागा करें।
आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन खुद देख सकते हैं, आपको मोर लेस सब समझ आ चुकी होगी कि आपने क्या करना है अपने वीज़े के लिए। और उसके अलावा ये है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाजमी करें, इसलिए क्योंकि इसके बाद मैं 2 बहुत अहम वीडियोज़ बनाने वाला हूँ, जिनमें से एक वीडियो ये होगी कि अगर आपने सेल्फ बेसिस पे किसी और मुल्क में पढ़ना है तो आपको क्या करना चाहिए। वैसे तो मैंने काफ़ी इसी वीडियो में कवर कर दिया, लेकिन मैं इस हवाले से मज़ीद देखूंगा कि और इसमें क्या-क्या हो सकता है चीज़ें, कि कैसे आप सेल्फ बेसिस पे किसी और मुल्क में जा सकते हैं। दूसरी वीडियो बनाऊंगा कि स्कॉलरशिप सर्च कैसे करते हैं, क्योंकि स्कॉलरशिप्स के हवाले से बहुत ज़्यादा तो अवेयरनेस है पाकिस्तान में कि हाँ भाई स्कॉलरशिप ला के किसी और मुल्क में जा सकते हैं, लेकिन आपके लिए कौन सा स्कॉलरशिप बेस्ट है, कैसे ढूंढ सकते हैं, क्या करना होगा उसके लिए, कैसे सिलेक्शन होती है, उसके ऊपर मैं कोई वीडियो बनाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और इस वीडियो को आपके जो जानने वाले हैं उनके साथ भी लाजमी शेयर करें। बहुत लंबी वीडियो थी, बोल बोल के मेरा अपना गला बैठ रहा है, तो आपकी सपोर्ट जो है मेरे लिए बहुत अहम रहेगी। आई होप कि वीडियो आपके लिए अच्छी रही है। अगर मैंने कुछ मिस किया है तो नीचे ऐड कर दें, अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स में लाजमी पूछें। और आपका बहुत शुक्रिया, आप लोगों से अगली वीडियो में मुलाकात होगी फिर।